तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंज्यूमिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स, जो कि हमारे सब मॉड्यूल 4 का यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस का अप्रॉक्स लास्ट आपका टॉपिक है। ठीक है कि क्या कौन कौन से ऐसे हमारे स्टूमुलेंट्स हैं, यानी जैसे एल्कोहल, ड्रग्स और भी बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण इंसान का यानी ह्यूमन टेक्नीशियन या जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन होता है उनके परफॉर्मेंस अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसको लेने की ज़रूरत क्या पड़ती है, मतलब ऐसा कौन सा वो हो जाता है जिसके कारण हमें इसको लेना पड़ता है। तो ये इंसान पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत लोग इसको स्ट्रेस हैंडल करने के लिए लेते हैं, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है किसी बात से, उनको बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो भी ये अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं, अल्कोहल ड्रग्स का। कोई इमोशनल स्टेट में भी यूज़ करता है, यानी उसको अगर किसी बात से प्रॉब्लम है, किसी इंसान से प्रॉब्लम है या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो ये लोग अल्कोहल ड्रग्स वगैरह लेते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है, जैसे आपने देखा भी होगा आपके गांव वगैरह में जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे जो मज़दूर होते हैं जनरली आपके गांव में या आपके कस्बों में आपने देखा होगा, जो मज़दूर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन वो मेहनत करते हैं और शाम को उनको ज़रूरी होता है कि वो अल्कोहल ज़रूर ड्रिंक करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फटीक को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, यानी जो थकान है दिन भर की, अगर वो इस तरह से अपना फटीक मैनेजमेंट करने बैठेंगे, जैसा हम अपना अभी पढ़ रहे हैं, हम जितना मैनेजमेंट कर रहे हैं फटीक का, उनके पास इतना संसाधन नहीं होता है। ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इस फटीक को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो वो फटीक को मैनेज नहीं कर सकते, तो वो फटीक को अवॉइड करते हैं और डेली अवॉइड करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जो ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको क्या होता है बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही दिनों के बाद उनको बीमारी वगैरह बहुत जल्दी होने लग जाती है। ठीक है, बीमारी वगैरह से उनका काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। फिर उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो जाकर के अच्छा इलाज ले सकें, तो उससे भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फटीग, स्लीप, ये सब क्या एक्यूमुलेटिव है, वो इकट्ठा होता जाता है और फिर एक साथ अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो ये तो इसके रीजंस हो गए कि आखिर अल्कोहल ड्रग्स लेना स्टार्ट क्यों किया जाता है, यानी कोई इंसान क्यों करता है। ये तो जनरल रीज़न हो गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शौक के मारे ये सारी चीज़ें करते हैं कि हमारा दोस्त कर रहा है तो हमें भी करना है, या फिर अपना अपना मेंटेलिटी होता है। कोई लोग कहते हैं कि यार जीवन में सब कुछ करना चाहिए तो ये भी करके ट्राई करते हैं, तो अपना अलग अलग मेंटेलिटी होता है। ठीक है, इसको यूज़ करने का। लेकिन मैं सलाह यही दूंगा, और मेरी तरफ से और आपकी बुक की तरफ से, आपके कोर्स की तरफ से यही सलाह है कि किसी भी कंडीशन में जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकें, जिस जिस भी कंडीशन में आप हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको फटीग है या जो कोई भी कंडीशन आपके साथ है, हर कंडीशन में आप कोशिश करिए कि जो अल्कोहल है या ड्रग्स है इनको अवॉइड किया जाए। क्यों? इसका रीज़न अभी मैं आपको देता हूँ कि इसका क्या रीज़न है, मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न आपको मिलेगा। लेकिन ये जनरल सजेशन आपको, किसी को भी जो मेरे से पढ़ रहा है या अगर आप किसी और को सजेशन देना चाहते हैं, तो ये जनरल सजेशन है कि हमेशा आप क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, यानी आप नहीं लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, तो मतलब अपना सवाल रखना अपने पास, आखिरी में मैं मौका दूंगा तो आराम से पूछ लेना। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आखिर ऐसा क्या करता है अल्कोहल जिसके कारण हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रेस में हो, फटीग में हो या किसी और कंडीशन में हो तो हमें अल्कोहल लेने से राहत मिल जाएगी, ऐसा लोग सोचते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोच के इसका यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा, पहली बात मैं बताता हूँ प्रोडक्शन से। देखो, अल्कोहल आपने पढ़ा होगा, है ना, 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है, अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारा कंपाउंड है अल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बहुत तरीके का होता है, इनका पूरा सीरीज़ होता है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ऐसे करके आप पूरे देखोगे ना, पूरी सीरीज़ ही होती है 10-12 की, है ना। हर एक, जितने भी ये केमिकल्स मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे एल्कोहल हैं। लेकिन सिर्फ इसमें से एक ही ऐसा एल्कोहल है जिसको हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल, है ना। या फिर इसी को जनरल भाषा में अगर आप शॉप पे जाएंगे तो इथेनॉल भी बोला जाता है, इथाइल एल्कोहल या फिर एथेनॉल। यही ऐसा एल्कोहल होता है जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, बाकी के इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो पहले ही आपकी डेथ करा देंगे, आप मर जाओगे उसको पीने के बाद। लेकिन ये जो इथाइल अल्कोहल होता है या फिर आप कहिए एथेनॉल जो होता है, अगर इसको भी अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपको आपकी डेथ कर देगा। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा ना कि ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ, लॉकडाउन में किसी को अल्कोहल नहीं मिल रहा था तो वो लोग सैनिटाइज़र पी गए, है ना, और सैनिटाइज़र पीने की वजह से उनकी डेथ हो गई। क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल ज़रूर होता है, पर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वो होता है 60 to 70% कि वो आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देगा, जिधर जिधर से होकर के जाएगा वो। ठीक है,
तो ऐसा आपने न्यूज़ सुना होगा कि सैनिटाइजर से डेथ हो गई, तो वो इसका यही रीज़न होता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, और इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आप जानते रहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई इसमें अल्कोहल में जानने वाली कि सिर्फ इथाइल अल्कोहल, या फिर जिसको हम एथेनॉल कहते हैं जनरल केमिकल लैंग्वेज में, एथेनॉल सिर्फ उसी का यूज़ करता है ह्यूमन बींग, वो भी कुछ परसेंटेज में। ऐसा नहीं है कि प्योर एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि इतना ज़्यादा आप देखते हैं है ना, उत्पात मचाते हैं लोग पीने के बाद, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि इतना उत्पात मचाने लग जाते हैं, फिर इसका कोई होगा ना रीज़न कि वो बॉडी में ऐसा क्या इफेक्ट करता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक वर्ड में अगर इसको बोला जाए तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो आपका ब्रेन है, ब्रेन जो है आपका, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ से आपकी बॉडी को अलग अलग कमांड्स जाते हैं कि आपकी बॉडी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको डिप्रेस कर देता है, ठीक है। उसको क्या करता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। एक तरह से आप कह लीजिए कि उसका बस नहीं चल पाता है। यानी जैसे आप फॉर एग्जांपल मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि अगर कोई एक पुलिस वाला है या फिर ऐसे कोई गुंडे वगैरह हैं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे हथियार लगा लेते हैं, है ना, तो वो बंदूक लगा ली, तो उसका कोई बस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके कमांड में कुछ भी नहीं है। सेम आपका काम करता है ये अल्कोहल, ड्रग या जो कुछ भी आप अगर लेते हैं, तो ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो आपका दिमाग है, उस दिमाग को ये अपने कमांड में ले लेता है। यानी कि आपका सारा कुछ आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन्स होने लगेंगे, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा, आपको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो आपको पेन महसूस नहीं होगा, आप गिर जाएंगे, आप जैसे हैं मगर गिर गए हैं तो आप ऐसे गिरे रहेंगे, अगर आपको कोई उठाएगा तो आप चल नहीं पाएंगे। ये सारे बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स हैं अगर आप एल्कोहल एब्यूजिंग करते हैं, यानी कि एल्कोहल या फिर ड्रग एब्यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसी भी एल्कोहलिक पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब देखो होता क्या है कि हम फैक्ट्स के आधार पे बात करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप 100% इस दुनिया से अल्कोहल को हटा दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब शौक के लिए भी लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी जो वर्क इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है आपके अल्कोहल लेने से, है ना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अल्कोहल लेने से। जैसे अगर आप किसी से कोई बात नहीं कह पा रहे हैं तो बहुत लोग इसको थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हो, होता भी ऐसा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो बताऊंगा मैं आगे। अब हम क्या करेंगे ना, यही चीज़ करने जा रहे हैं, हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि आप अगर किस अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको कैसा नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने का एक आधार हम जो ले रहे हैं, वो आधार हमारा जो ले रहे हैं हम, यानी जिसके बेसिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करेंगे आपके 100 ग्राम ब्लड पे, ठीक है। यानी आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है उस 100 ग्राम में कितना अल्कोहल है, तो आपको कैसा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन जो हमारा है वो है कि अगर आपके पर 100 ग्राम ब्लड में 0.01 से लेकर के 0.05 ग्राम, यानी कि अगर आप सही भाषा में बात करें तो आपके 100 ग्राम के ब्लड में अगर 1 मिलीग्राम से लेकर, मिलीग्राम, ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिलीग्राम से लेकर के 5 मिलीग्राम, यानी अगर आपके 100 ग्राम ब्लड में 1 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम एल्कोहल प्रेजेंट है तो आप नॉर्मली बिहेव करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि बड़े लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वैसे वाले होते हैं, पार्टीज़ वार्टीज़ करते हैं ना, तो उसमें इतना ही लेवल चलता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और इस स्टेज को जहाँ पर ये हम स्टेज वाइज इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ना कि ये स्टेज में क्या होगा, ये स्टेज में क्या होगा, तो इस स्टेज को बोलते हैं सब क्लिनिकल। यानी आपको किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं होगी, सजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी प्रकार के डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इस हद में अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि आपके 100 ग्राम ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 ग्राम से लेकर के 0.05 ग्राम तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। सॉरी, 0.01 से लेकर के 0.05, ठीक है। 0.1 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेज जो है उसे बोलते हैं यूफोरिया स्टेज। और इसमें क्या होता है, अगर आपके 100 ग्राम ब्लड में, ये जो अभी आपको 0.1 से लेकर के 0.01 से लेकर 0.05 ग्राम था, अगर ये मात्रा बढ़ करके 0.03 से लेकर के 0.12, यानी 0.03 से लेकर के 0.12, यानी अगर आपके 100 ग्राम ब्लड में 3 मिलीग्राम से लेकर के 12 मिलीग्राम, मिलीग्राम बोल रहा हूँ, 12 मिलीग्राम तक अगर अल्कोहल परसेंट हो जाता है तो इसे यूफोरिया स्टेज में रखा जाता है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, तो ये आप जनरली देखे होंगे, अगर आपके आसपास कोई ऐसा रहता है जो ड्रिंक करता है तो इसी स्टेज में जनरली लोग रहते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होगा, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, ठीक है। वो इंसान जो कभी बात नहीं करता था वो बात करना स्टार्ट कर देगा, आपसे बहुत सारी बातें करेगा, जो उसके दिल में आ जाएगा वो सब बात आपसे करना स्टार्ट कर देगा।
दूसरा क्या होगा, उसके पास खूब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको फोड़ दूंगा, मतलब एकदम बहुत तगड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो यूफोरिया स्टेज में है तो, यानी उसके ब्लड के अंदर 0.03 से लेकर के 0.12 ग्राम अगर एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक। तीसरा क्या होगा, इफ़िशियंसी उसकी लॉस्ट हो जाएगी, मतलब वो भले चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करे, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको कर दूंगा, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इफ़िशियंसी घट जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज है अभी, ठीक। थर्ड स्टेज, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, जो और भी ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। अगर आप 0.09 से लेकर के 0.25 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ योर ब्लड अगर इस कंडीशन में पहुंचते हैं तो इस स्टेज को बोलते हैं एक्साइटमेंट स्टेज, ठीक है। और जो थोड़ा ज़्यादा पीने वाले लोग होते हैं वो जनरली इसी कैटेगरी में होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी, है ना, यानी आप किसी भी बात पे हंसने लग जाओगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, किसी भी बात पे आप रोने लग जाओगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, आपके अंदर अगर कुछ कोई चीज़ भरी हुई है, मतलब आप किसी से परेशान है, कोई परेशानी है, तो आप उसको भर भर के निकालोगे अपने मन के अंदर, सब कुछ जो भी है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फटाफट सारी चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दोगे, और आपका रिएक्शन टाइम है जो वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ, तो पहले आप सोचोगे, फिर उसको समझोगे, फिर आप खड़े होगे, है ना। अभी हम जनरली क्या करते हैं, सोचा हमने खड़ा हो जाओ, तुरंत खड़े हो गए, आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप तुरंत के तुरंत इमीडिएटली उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट होता है इसका एक और सिम्टम क्या है, आपकी जो विजुअल एक्यूटी है, यानी आपको जो विज़न है वो क्लियर नहीं रह जाएगा। यानी अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ थोड़ा ब्लर ब्लर टाइप का दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा जैसे आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। इस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे कब, जब आप एक्साइटमेंट स्टेज में हो, यानी आपके 100 ग्राम ब्लड के अंदर 0.09 से लेकर के 0.25 ग्राम तक एल्कोहल है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो है कन्फ्यूजन स्टेज, और कन्फ्यूजन स्टेज के अंदर आपकी बॉडी में 0.18 से लेकर के 0.3 यानी 0.30 कह लो आप, 0.3 ग्राम तक का जो एल्कोहल है वो आप 100 ग्राम ब्लड में अगर पहुंच गया तो आप कन्फ्यूजन स्टेज में पहुंचोगे। और यहाँ जो है आप थोड़ा सा अलग बिहेव करोगे, ये सब नहीं होते, ये कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, वही इस स्टेज तक पहुँचते हैं। इसमें आपको मेंटल कन्फ्यूजन चालू हो जाएगी, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन का मतलब आप कुछ नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे आपने सुना होगा मतलब अल्कोहल लेने के बाद मारपीट लोग जब उतर आते हैं ना, उस स्टेज की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा जब वो पी लेते हैं तो उन्हें बड़े छोटे का कुछ भी समझ में नहीं आता, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन घर का है कौन बाहर का है, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं, मैं रोड पे हूँ, मैं छत पे खड़ा हूँ, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। किसी प्रकार का उनको केयर नहीं रह जाता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरे अलावा सब सब छोटे हैं, कोई नहीं है, ठीक है। तो आपका इमोशनल कन्फ्यूजन यहाँ पर स्टार्ट होता है, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। इसके अलावा आपका जो इमोशनल स्टेज है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, फिर आप गाली देना, किसी को भी गाली दे देना, मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आया मैं किसको गाली दे रहा हूँ। जैसे आपने जनरली देखा होगा गांव वगैरह में जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान इस तरह से ड्रिंक कर लेता है तो फिर वो स्टेज आती है, ठीक है। वो घर वालों को भी गाली देगा, घर वालों को मार पीट देते हैं, इवन अपने फादर मदर को भी वो कुछ नहीं समझते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेज होती है फोर्थ स्टेज, जो है आपका कन्फ्यूजन स्टेज। और इसमें जो आपका एल्कोहल रेशियो है आपके ब्लड में पर 100 ग्राम वो पहुंच जाता है 0.18 से लेकर के 0.30, और इस स्टेज को बोला जाता है कन्फ्यूजन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज है आपका, हाँ, इसमें एक और चीज़ होता है आपके इसी कन्फ्यूजन स्टेज में, आपका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। यानी अगर आपको कोई थप्पड़ खींच के मार देगा ना तो आप हंसोगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा मुझे चोट लगी है, क्यों? क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका है, जहाँ से आपको फील होता है कि मुझे यहाँ पर चोट लगी है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ये सिस्टम जो है वो बेकार हो चुका है, एकदम डैमेज हो चुका है। यानी अब आपको समझ में नहीं है, जब तक ये उतरेगी नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब लोग ऐसा करते हैं तो देखो सड़क वड़क पे गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर में चोट लग जाता है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको दर्द ही महसूस नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? कन्फ्यूजन स्टेज में हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपका जो रेशियो था कहाँ था? 0.18 से लेकर 0.30 ग्राम तक हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेज जो है उसे बोलते हैं स्टूफर स्टेज। स्टूफर स्टेज में क्या होता है, यहाँ अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं।
जनरली इसमें सब नहीं पहुंचते, बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर कोई इस स्टेज में है तो उसे जनरल एनर्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है जनरल एनर्सिया? जिस कंडीशन में भी आप हो, अगर आप खड़े हो तो आप खड़े ही रहोगे, आप बैठ गए हो तो आप बैठे ही रहोगे, अगर आप लेट गए हो तो आप लेटे ही रहोगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन वाले लोग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इवन ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे सड़क के किनारे जो ऐसे पड़े रहते हैं, उनको कोई ठोकर मार के चला जाएगा, दे डोंट केयर। ठीक है, कोई उनको थप्पड़ मार दे, वो इवन उनकी डेथ हो जाती है सड़क पे पड़े पड़े, उनको फ़र्क ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कुछ भी। ठीक है, ये उस स्टेज की बात मैं कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेज है। इसमें आप चलने और बैठने या खड़े होने लायक ही नहीं बचते हो। आप अपने से ना तो खड़े हो सकते हो ना तो चल सकते हो। ठीक है, पूरी तरह से इनस्टेबल हो जाओगे आप, ना तो चल पाओगे ना तो खड़े हो पाओगे। इसके अलावा वोमिटिंग आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब जनरली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर अगर हुई तो आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी, उल्टी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग्स होगी। इसके अलावा आप कहीं पर भी सो जाओगे, है ना, इतना ज़्यादा आपका सेंट्रल कमांड जो है वो हिल गया रहेगा कि आप किधर भी सो जाओगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ये कौन सी जगह है। ठीक है, इसीलिए आपको कभी कभी लोग ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इवन नालियों में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ हो, ये सब किस स्टेज में होता है? जब आप पहुँच जाते हो 0.25 से लेकर 0.40 ग्राम्स तक। ठीक है, यानी लगभग आधा ग्राम आप पहुँच चुके हैं, लगभग जब आपके 100 ग्राम ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली 0.25 से लेकर के 0.40 ग्राम तक का एल्कोहल हो जाता है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? स्टूफर स्टेज। ठीक है, और इस स्टेज में ये सारी प्रॉब्लम्स है। जनरल एनर्जिया हो सकती है, आप चल नहीं सकते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग्स हो सकती हैं, और इसके अलावा आप कहीं पर भी सो सकते हो। ठीक है, ये इतनी कंडीशंस आएगी, और अगर आप है आपके अंदर तो आप समझ सकते हैं कि आप स्टूफर स्टेज में हैं। यानी आपके ब्लड में पर 100 ग्राम ब्लड में 0.25 से लेकर 0.40 ग्राम तक का एल्कोहल है। ठीक है, ये अप्रॉक्स लास्ट स्टेज होती है जहाँ तक कोई ड्रिंक कर सकता है या ड्रग्स ले सकता है। इसके ऊपर का जो स्टेज है 0.35 ग्राम से लेकर के 0.5 ग्राम तक, यानी लगभग आधा ग्राम तक पहुँच गया है इंसान। ठीक है, इसको कोमा बोला जाता है। कोमा आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, जनरली ये इस एल्कोहल की वजह से नहीं, अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है आपके नर्वस सिस्टम में, यानी आपके दिमाग में, तो वो इंसान कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने का मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्स करना बंद कर चुका है। यानी आपने इतना अल्कोहल या ड्रग का यूज़ किया है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है अब वो कमांड देने के काबिल बचा ही नहीं है। ठीक है, यानी उसका अब अपने आप पे कोई बस नहीं है। ठीक, वो पूरी तरह से डेड हो चुका है, एक तरह से आप मान सकते हैं। और इसमें क्या है, कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस होती है, मतलब आप पूरी तरह से बेहोश रहोगे, किसी भी तरह का बॉडी में मूवमेंट आपका नहीं होगा, ना आपके हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे, कुछ भी आपका शरीर काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम काम करेगा, यानी आप सांस ले सकते हो, उसके अलावा आपके किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन सा स्टेज है? कोमा स्टेज है। और इसमें आपका जो एल्कोहल रेशियो कितना पहुंच चुका है? वो पहुंच चुका है 0.35 से एवब, और लगभग आधा ग्राम तक, यानी 0.5 ग्राम तक। ठीक है, ये बात हो रही है 100 ग्राम ब्लड के अंदर अगर 0.5 ग्राम आपका एल्कोहल लगभग पहुंच गया है तो आप कोमा स्टेज में जा सकते हो। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इवन आप कोमा से कभी बाहर मत आओ, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये कहाँ तक आपका स्टेज है? कोमा में। लेकिन अगर आप आधा ग्राम से ज़्यादा, यानी अगर 0.5 ग्राम से ज़्यादा एल्कोहल आपके 100 ग्राम ब्लड में हो जाएगा तो इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली श्योर डेथ। ठीक है, यानी अगर आपके 100 ग्राम ब्लड में 0.5 ग्राम से ज़्यादा एल्कोहल है तो आपका मरना यानी डेथ होना लगभग पूरी तरह से श्योर्ड है। ठीक है, तो ये होते हैं इतने सारे कैटेगरीज जिसमें हम एल्कोहल को डिवाइड करते हैं कि अमाउंट ऑफ एल्कोहल अगर किसी ह्यूमन के अंदर कितना है तो हम उसे किस स्टेज में रखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4-5 स्टेजेस हैं। पहला क्या है? सब क्लिनिकल, यानी कि आपको किसी भी तरह के डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल स्टेज होता है। इसमें कितना होता है? 0.01 से लेके 0.05 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ योर ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूफोरिया स्टेज है जिसमें आपका 0.03 से लेकर के 0.12 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट आपका एक्साइटमेंट स्टेट है जहाँ पर 0.09 से लेकर 0.25 ग्राम्स। फिर नेक्स्ट आपका कन्फ्यूजन स्टेज आता है, ये जनरल इंसान में भी पाया जा सकता है, ये 0.18 से लेकर 0.30। इसके अलावा स्टूफर स्टेज 0.25 से 0.40, देन कोमा 0.35 से 0.5 एंड 0.5 एंड अबव, इसको डेथ बोलते हैं। ठीक है, इसे स्टेज का ही नाम डेथ दे दिया गया है क्योंकि इसमें अप्रॉक्स आपकी डेथ श्योर हो जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आया?
इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो माइक खोल के आप क्वेश्चन पूछ लो। सर ये रेंजेस दोनों में अलग क्या आदिवांश? हाँ वो चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, मुझे पता था, मैं अभी क्लियर करता, लेकिन आपने पूछ लिया। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जो कोमा वाली स्टेज है, अगर आप लोग बुक आपके पास होगा तो आप देखना, इसमें लिखा हुआ है 0.35 से लेके 0.50, है ना, यानी इस रेंज में अगर आप हो, पूरे रेंज में कहीं पर भी, तो इस पूरे रेंज को कोमा बोलेंगे। लेकिन ये आगे वाली यानी डेथ वाली रेंज में जाने के लिए आपका जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 0.45 है, मिनिमम। इससे नीचे है तो आप कोमा में आओगे, अगर ये मिनिमम है आपके डेथ के लिए। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया देवांश? हाँ बोलो। रेंज आया, वही तो बोलो, मिनिमम रेंज देखो इसमें ना, देखो जैसे पहले वाले का जो दे रखा है, इसने दिया है 0.01 से लेकर के 0.05, दिख रहा है। सेकंड इसने दे दिया 0.03 से लेकर 0.12, यानी कि अगर 0.01 से लेकर के 0.05 तक है तो आपको नॉर्मल रेंज में रखा जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये 0.03 से एवब हो गया तो फिर आप नॉर्मल रेंज में नहीं रहोगे, फिर आपको नेक्स्ट यानी यूफोरिया स्टेज में भेज दिया जाएगा। समझ में आया? कितना? हाँ तो ये आपको फिर यूफोरिया में रखा जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रेंज में आप नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है ना, इसलिए इसका रेंज थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है, वेरी कर रहा है, ठीक है। समझ में आया दिवांश? किसी और की कोई प्रॉब्लम? तो अब नेक्स्ट हम अपना बढ़ रहे हैं कि ये तो हमने देख लिया कि इतना अल्कोहल लेना यानी एक हद से ज़्यादा अल्कोहल लेना, यानी अगर आप कभी भी आपकी बॉडी में 0.05 ग्राम अल्कोहल अगर आपकी 100 ग्राम ब्लड से ज़्यादा हो गया, ऐसे कंडीशंस में आप सेफ नहीं हैं, यानी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आप सही से नहीं चल सकते हैं, इवन आपने देखा आप कोमा में जा सकते हैं, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आजकल अभी देखा होगा लॉकडाउन में कुछ न्यूज़ चली थी ना कि सैनिटाइजर पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो समझ में आया वो क्यों हुई? क्योंकि उनका जो एल्कोहल लेवल है उनके 100 ग्राम ब्लड में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, वो 1-2 के क्रॉस कर गया। तो जब इतना ज़्यादा ब्लड एल्कोहल आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम को अरेस्ट कर देगा, यानी पूरी तरह से जाम कर देगा, ठीक है। तो आप जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो आप जिंदा कैसे रहोगे, ठीक। तो ये रीज़न था उनके सैनिटाइजर पी के मरने का, ठीक है। अब फिर बात आती है स्टैंडर्ड ड्रिंक साइजेस क्या होती हैं, यानी अगर आप कभी अल्कोहल लेते भी हो तो वो स्टैंडर्ड साइज़ क्या होगी जो आप लेकर के नॉर्मल रह सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है अगर आप रेगुलर बियर ले रहे हो तो इट शुड बी 12 आउंसेस, ठीक है, 12 आउंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप वाइन ले रहे हो तो 5 आउंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई प्रूफ डिस्टिल्ड स्प्रिट पी रहे हो तो वो 1.5 आउंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं पी सकते, ठीक है, एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ठीक है। वरना अगर आप गांव शहर की बात करते हैं तो वहाँ लोग अनलिमिटेड ड्रिंक्स करते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक तरह से गलत चीज़ है अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की फील्ड में बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती क्या कर सकती है, एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? अब देखो एल्कोहल के कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, अब वो नुकसान हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है एल्कोहल एंड सेफ्टी। अगर आप एल्कोहल ड्रिंक करते हो तो सबसे पहला खतरा आपकी खुद की सेफ्टी को, यानी एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी सेफ्टी को खतरा स्टार्ट हो जाता है। कैसे? देखो इसमें दे रखा है, मान लीजिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और आपने शराब पी रखी है, अगर आप देखते ही तो जगह जगह पोस्टर भी लगा होता है सड़कों पे आप देखेंगे, और जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये ऐसे रिलीज़ करती है नोटिस कि ऐसा है, इस पे इतनी पेनल्टी है वगैरह, ये सब लगता है। लेकिन ये आपकी इंडिविजुअली सेफ्टी के लिए, आपका इंडिविजुअल सेफ्टी नुकसान में आ जाता है अगर आप एल्कोहल पी करके ड्राइव कर रहे हो, ठीक। तो ये आपकी पर्सनल सिक्योरिटी की बात हो गई। दूसरा, अगर आप एल्कोहल पी करके किसी तरह का एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट फील्ड में यानी मेंटेनेंस फील्ड में अगर कोई इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई टेस्टिंग कर रहे हो आप, ठीक है, एनडीटी आप कर रहे हो कोई भी, और आपने एल्कोहल ड्रिंक कर रखी है, तो हो सकता है कि आप उस इक्विपमेंट को सही तरीके से ना चलाओ, या जिस रेंज में उसे चलाना है उस रेंज में ना चलाओ, पहली गलती। दूसरी गलती, जब आप उस इक्विपमेंट को चला रहे थे तो वो इक्विपमेंट आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, यानी आपकी इफिशियंसी जो है वो डाउन है, आपकी एक्यूरेसी डाउन हो गई है, ठीक है। तो ये बात होगी एल्कोहल एंड सेफ्टी की। नेक्स्ट है एल्कोहल एंड स्लीप, यानी अगर आप शराब पी रहे हैं और इसके साथ आपके नींद का क्या ताल्लुक है, ठीक है।
तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, ये क्वालिटी ऑफ स्लीप को घटा देता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया कि हमेशा क्वांटिटी ऑफ स्लीप मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। यानी आप कितनी देर सोए ये मैटर नहीं करता, आप कितने अच्छे से सोए ये मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें मैंने बहुत सारी बीमारियां पढ़ाई थी, जैसे इंसोमनिया है ना, लेग मूवमेंट वाला एक प्रॉब्लम था आपका, एक स्लीप एपनिया था जिसमें आपकी सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए, और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप पूरी तरह से यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्टर्ब स्लीप साइकिल। यानी अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो आपकी जो स्लीप साइकिल है, यानी जो आप पर डे 6 घंटे 8 घंटे जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है कि हम इतने देर सोएंगे, वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कल ही मैंने बताया था, सर्कैडियन रिदम्स। ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है वो बेकार हो जाएगा, और सर्कैडियन रिदम अगर बेकार हो गया तो फिर आपकी बॉडी को नेक्स्ट साइकिल अडॉप्ट करने में कुछ टाइम लगेगा। जब वो टाइम लेगा तो उस टाइम में आपकी बॉडी का फिर वही फिटनेस खराब होगा, आपकी स्लीप साइकिल बेकार हो जाएगी, आपको फटीग फील होगा। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली कहाँ पे आपका इफेक्ट आएगा, आपके परफॉर्मेंस पर, यानी ह्यूमन परफॉर्मेंस, जो आपका परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से आप काम करते हैं उस पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कोहल जो है ना वो अटेंशन को भी ख़राब कर देता है। यानी अगर आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं तो भी वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। यानी अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो आपके कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, अटेंशन में भी प्रॉब्लम आएगी, और इसके अलावा ड्राइविंग एबिलिटी में प्रॉब्लम, मैंने बता भी दिया, ड्राइविंग एबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी। और सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है इसका एल्कोहल का, यानी ड्रग एब्यूज़ छोड़ने का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप इसको पूरी तरह से अवॉइड करिए, मतलब ना कंज्यूम करिए। अगर आप करते भी हैं तो मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज़ बता दी, उस स्टैंडर्ड साइज़ के लिमिट में करिए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, स्टैंडर्ड साइज़ की लिमिट में करना है और उस चीज़ को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं उससे आपका अटेंशन हार्म हो रहा है, उससे आपका परफॉर्मेंस हार्म हो रहा है, उससे आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, उससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक समझ लीजिए दूसरे के कमांड में काम करेगा, यानी आप पूरी तरह से अपने कमांड पर काम भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो आपके हिसाब से नहीं होगा, आपका जो बॉडी है वो लेट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आप रिस्पॉन्स टाइम कुछ और है आपका। अगर आप खड़े भी होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपकी खुद की सेफ्टी बिगड़ जाएगी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आप चाहते हैं कि आप अवॉइड करें तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, और वो ये है कि आप एल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी इलीगल मेडिकेशन, जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन सब के लिए, जैसे नशे पत्ती के लिए, तो ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, सिंपली इनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्कोहल ख़त्म, और बचा हमारा ड्रग्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है, हाँ थोड़ा सा टाइम है, तो हम थोड़ा सा ड्रग्स आपको बता दे रहे हैं ड्रग्स क्या होता है। तो देखो, ड्रग्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई भी, जैसे आप दवाई भी लेते हो ना, बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, ये सारी चीज़ ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके फिजिकल या साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का मतलब इमोशनल, जो आपकी मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, उस स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सर्दी खांसी की दवाई खाते हैं, आप किसी भी जनरल चीज़ की दवाई खाते हैं, वो सब ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एक लेवल से ज़्यादा आपके फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रग्स जो कि इलीगल है, जिसको आप नहीं ले सकते। ठीक है, और एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन आपको लेना अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहला इफेक्ट वही है, आपके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा। सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या है, जैसे अभी आपने अल्कोहल देखा था, शराब देखा था, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा था। ड्रग्स भी जो है वो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके दिमाग को पहला शिकार बनाता है। ठीक है, इसलिए ही चाहे अल्कोहल हो या ड्रग्स, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इन दोनों के असर करने का तरीका, इनका जो इफेक्ट है वो लगभग सेम तरीके का ही है। ठीक है, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट क्या हो सकता है, तो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। यानी अगर आप किसी चीज़ को पढ़ के बाद समझना चाहते हैं, उसे एनालाइज करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। जैसे अगर कोई टॉपिक आपको 10 मिनट में समझ में आ जाती है, और अगर आप ड्रग्स या एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है आपको 20 मिनट 25 मिनट लग जाए सेम चीज़ को समझने में। यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। दूसरा, परसेप्शन आपका स्लो हो जाता है। परसेप्शन मतलब कुछ भी सोचने समझने की जो शक्ति है आपकी, है ना, एक पावर होती है जिससे आप सही और गलत का डिसाइड करते हैं, वो पावर भी लॉस्ट हो जाती है अगर आप ड्रग्स या एल्कोहल का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है आपका लॉन्गर रिएक्शन टाइम, मैंने आपको बता दिया। आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको अब ज़्यादा वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन, अगर आप किसी के साथ मिल करके काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस फील्ड में आपको क्या मिलेगा, टीम वर्क मिलेगी, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो टीम वर्क में आप काम नहीं कर पाओगे, आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा एक दूसरे से, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस कंसंट्रेशन, यानी आप किसी चीज़ पर फोकस करके भी काम नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो आपका सेलेक्टिव अटेंशन हो, डिवाइडेड अटेंशन हो, फोकस्ड अटेंशन हो, कोई भी अटेंशन, मैंने कई प्रकार के अटेंशन पढ़ाए थे ना, वो सारे ही अटेंशन आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, आप किसी भी अटेंशन पर फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, मैंने बता दिया ना, फोकस, डिवाइडेड, सस्टेन। और हाँ, इन सभी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, वो है मेमोरी लॉस, यानी आपको जो मेमोरी है, जो आपका याददाश्त है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, यानी आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक रख नहीं पाओगे अपने माइंड के अंदर, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स या फिर अल्कोहल यूज़ करने में, ठीक है। समझ में आ गया सबको? बचा हुआ इसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं बचा। किसी को कोई सवाल पूछना हो जो किसी को ना समझ में आए, ठीक है, तो अब वो पूछ सकता है। ठीक है, वो सब